काइनेमेटिक्स में चले जाएंगे अनमोल। When we say the statically indeterminate structure, then it is related to forces only, that is static forces. फिर हम लोग यहाँ पे उनको डिवाइड करेंगे दो इसमें, that is externally indeterminate structure and second one that is internally indeterminate structure. जब मैं एक्सटर्नल बात कर रहा हूं तो एक्सटर्नल इज नथिंग बट रिलेटेड टू सपोर्ट रिएक्शंस, whereas जब मैं इंटरनली इंडिटरमिनेट बोल रहा हूं तो इट इज रिलेटेड टू इंटरनल फोर्सेस, दैट इज शियर फोर्स, axial force and bending moment. Okay, then now we will see one by one, that is externally indeterminate structure. एक्सटर्नली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर देखो, वट एवर डेफिनेशन से तुम लोग को डायरेक्टली पता ही होनी चाहिए, बिकॉज वाइवा में भी तुम लोग कभी भी पूछ सकते हैं, और वेदर तुम लोग को बाकी की जो सम करने हैं बाद में वो भी तुम लोग को इसके ऊपर डिपेंड रहेगा, वेदर इट इज एक्सटर्नली इंडिटरमिनेट और इंटरनली इंडिटरमिनेट, बिकॉज तुम लोग को पहले अननोन ही अगर पता नहीं है तो तुम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हो वो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ये जो पहला जो लेक्चर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम लोग को इंडिटरमिनेसी फाइंड आउट करना आ गया देन ओनली यू कैन प्रोसीड फॉर दी अदर प्रॉब्लम्स। हर एक सम का तुम लोगों का जो पहला जो पैटर्न रहेगा इट इज नथिंग बट डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडिटरमिनेसी ओनली। तो इसलिए हम लोग को पहले इंडिटरमिनेसी पहचानना आना चाहिए। तो फर्स्ट जब मैं बोलता हूँ एक्सटर्नली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली जो एक्सटर्नल रिएक्शंस रहेंगे अगर मैं फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ बाय यूजिंग ओनली स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, then it is known as externally indeterminate structure. ये तुम लोग के static equilibrium equations है, that is summation of horizontal forces, summation of vertical forces, summation of moment. Okay, there may be chances कि extra equation भी आ जाए, that is nothing but internal hinged का equation. तो at that time we will learn कि वहां पे क्या होगा। देखो यहाँ पे internally indeterminate structure, जब मैं internally indeterminate structure की बात कर रहा हूँ तो it is nothing but स्ट्रक्चर इन विच द इंटरनल फोर्सेस, देखो यहाँ पे वर्ड चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया इंटरनल फोर्सेस, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग अवेलेबल इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, व्हाट एवर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है वो यूज करके अगर मैं ये इंटरनल फोर्सेस फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ, विच इज नथिंग बट शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, देन दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज इंटरनली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ओके, हर एक यहाँ पे इक्वेशंस रहेंगे और कुछ अननोन रहेंगे। जब मैं इंटरनली बोलूंगा तो इंटरनल फोर्सेस से रिलेटेड, जब मैं एक्सटर्नली बोलूंगा तो एक्सटर्नल रिएक्शंस से रिलेटेड। लेट अस गो अहेड। व्हाटएवर स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये नोट डाउन करके रखो, बिकॉज यहाँ पे दो और कंसेप्ट्स है जो तुम लोगों को लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज समटाइम्स एग्जाम में तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए स्टेबल या फिर अनस्टेबल स्ट्रक्चर तुम लोगों को दिए जाते हैं। तो व्हाट डू मीन बाय अनस्टेबल स्ट्रक्चर? देखो अनस्टेबल मतलब क्या, जो स्टेबल नहीं है, सिंपल। तो कोई भी चीज अगर उसको इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वो अनस्टेबल रहेगा। तो इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब तुम लोग का रिएक्शंस एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशंस सेम रहेंगे, देन इट इज स्टेबल डिटरमिनेट। अभी देखो अनस्टेबल स्ट्रक्चर मतलब क्या है? स्ट्रक्चर इन विच द नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट, जो हम लोग फाइंड आउट करने वाले रिएक्शन कंपोनेंट्स are less than the equations of equilibrium, then it is known as unstable structure. That is जो number of reaction component है, अभी तक हम लोगों ने क्या दिखा, number of reaction components max to max exceed होता है, ज्यादा रहेंगे तो it is indeterminate, same रहेंगे then it is determinate, अगर कम रहेंगे number of reactions तो obviously it is unstable structure। ठीक है, due to the अवेलेबल इक्वेशंस। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ तुम लोगों को, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर करता हूँ, लेट अस कंसिडर जिसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस कम रहेंगे। देखो एक अगर मैं बीम कंसिडर करता हूँ, लेट अस कंसिडर बीम विच इज सपोर्टेड एट वन एंड बाय हिंज। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ हिंज सपोर्ट दूंगा तो देखो हिंज मतलब क्या है, ए टाइप ऑफ पिन। अगर मैं हिंज सपोर्ट देता हूँ और यहाँ पे कोई अगर लोड लगा देता हूँ, लेट अस कंसिडर एनी लोड ऑफ 1 किलोन्यूटन वॉट एवर, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ये स्टेबल नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मोमेंट नहीं है रेजिस्ट करने के लिए। अगर मैं इसका नंबर ऑफ रिएक्शंस चेक करता हूं तो यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन रहेगा और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन रहेगा। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो गए? ओनली 2 ओनली।
ओके, दैट इज नंबर ऑफ रिएक्शंस अगर मैं कंसिडर करता हूं तो इट इज 2, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अगर मैं कंसिडर करूंगा तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस चेंज नहीं होने वाले, इट इज ऑलवेज 3। मिनिमम इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो रहने वाले अपने वो 3 ही रहेंगे, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स एंड समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो अगर मैं चेक करता हूं तो नंबर ऑफ तुम लोग की जो इक्वेशंस है और तुम लोग की जो रिएक्शंस है, नंबर ऑफ रिएक्शंस 2 है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ रिएक्शंस आर लेस देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो अभी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग अनस्टेबल बोलेंगे, और वो हम लोग क्लियरली भी देख सकते हैं कि बिकॉज यहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं है मोमेंट के लिए, तो इसलिए अगर मैं कोई भी लोड यहाँ पे लगाऊंगा तो ये मेंबर घूमता ही रहेगा इन सर्कुलर डायरेक्शन। तो इसीलिए ये कंडीशन आती है कि नंबर ऑफ रिएक्शंस अगर कम है as compared to the number of equilibrium equations, then it is known as unstable structure। देखो अनस्टेबल स्ट्रक्चर के लिए ये जनरल डेफिनेशन हो गया कि नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट आर लेस देन द नंबर ऑफ इक्वेशन। बट कुछ ऐसे सिचुएशंस भी आती है, दो सिचुएशन है जहां पे हम लोग उसको अनस्टेबल बोलेंगे, भले यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, दैट इज नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस तुम लोग के जो रहेंगे वो ज्यादा नहीं रहेंगे नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट से, तो भी उसको मैं अनस्टेबल बोलूंगा। तो कब बोलूंगा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नोट में दो, दैट इज द पैरेलल फोर्सेस, ये फर्स्ट वन, पैरेलल फोर्सेस एंड कॉन्करेंट फोर्सेस डेवलप बाय रिएक्शन कंपोनेंट्स। अननोन्स तो अपने रिएक्शन ही है, तो अगर रिएक्शन फोर्सेस सबके सब रिएक्शन फोर्सेस अगर पैरेलल फोर्सेस फॉर्म हो रहे हैं देन इट इज अनस्टेबल स्ट्रक्चर, भले ही वो इक्वेशन से ज्यादा हो या इक्वेशन से इक्वल हो, उसको मैं अनस्टेबल ही बोलूंगा। सेकेंड, अगर कॉन्करेंट फोर्सेस अगर मैं बोलता हूं, कॉन्करेंट मतलब क्या, हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट इज नथिंग बट द फोर्सेस व्हिच आर पासिंग थ्रू ओनली वन पॉइंट। अगर सभी के सभी फोर्सेस एक ही पॉइंट से अगर पास हो रहा है तो उसको मैं कॉन्करेंट फोर्सेस बोलूंगा। अगर वॉट एवर रिएक्शन हम लोगों ने फाइंड आउट किए सबके सब अगर एक ही पॉइंट से जाएंगे देन ऑल्सो इट इज अनस्टेबल स्ट्रक्चर, भले ही वो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से इक्वल हो या ज्यादा हो। ओके, ये दो एक्सेप्शनल केस है, इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करके देखेंगे। देखो अगर हम लोग पैरेलल फोर्सेस की बात करेंगे, पैरेलल फोर्सेस, उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं पैरेलल फोर्सेस के लिए। We can consider any beam. Let us consider one beam. Okay, बीम में देखो अगर मैं सपोर्ट कंसिडर करता हूं, लेट अस कंसिडर ये रोलर सपोर्ट है, सेकेंड भी रोलर सपोर्ट ही है और थर्ड भी रोलर सपोर्ट ही है। अगर तीनों के तीनों अगर रोलर सपोर्ट रहेंगे तो ऑब्वियसली व्हाटएवर जो रिएक्शंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो भी वर्टिकल ही रहेंगे हर एक का, दैट इज इसका भी वर्टिकल वन रिएक्शन, बिकॉज रोलर पे एक ही रिएक्शन रहता है, इसका भी वर्टिकल वन रिएक्शन। तो तीनों के तीनों फोर्सेस हैं। अभी नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3, दैट इज 3 नंबर ऑफ अननोन्स अपने को मिलेंगे। वी हैव दी 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन चेंज होने वाली है कि अभी तक नहीं, बिकॉज ये सिंपल स्ट्रक्चर है, तो नॉर्मल इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 रहेंगे। तो हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये तो डिटर्मिनेट है और ये स्टेबल है, बिकॉज नंबर ऑफ रिएक्शंस और नंबर ऑफ अननोन दोनों के दोनों अपने सेम आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टेबल है, लेकिन एक्चुअल में ये अनस्टेबल है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तीनों के तीनों जो फोर्सेस, यहाँ पे वॉट एवर रिएक्शंस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वो सबके सब रिएक्शंस वर्टिकल प्लेन में ही है, दैट इज तीनों के तीनों पैरेलल है। इससे क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल या फिर इंक्लाइन लोड लगाऊंगा, लेट अस कंसीडर अगर मैं यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का अगर मैं इंक्लाइन लोड यहाँ पे अप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर मूव हो जाएगा टुवर्ड्स दी राइट, बिकॉज उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ रिएक्शन ही नहीं है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल में वो मूव हो जाएगा, मूव हो रहा है मतलब क्या है, वो एक स्टेबल कंडीशन में नहीं है, तो इसलिए उसको हम लोग अनस्टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो कंडीशन ध्यान में रखना, अगर पैरेलल फोर्सेस आ रहे सबके सब रिएक्शंस पैरेलल हैं तो उसको हम लोग अनस्टेबल स्ट्रक्चर बोलेंगे। व्हाट अबाउट द कॉन्करेंट फोर्सेस, अगर मैं कॉन्करेंट का अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो देखो कॉन्करेंट के लिए हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रस का एग्जांपल ले सकता है। ट्रस में अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, लेट अस कंसीडर ये एक में ट्रस यहाँ पे, देखो इंटरनल का मेरे को कुछ लेन देन नहीं है अभी तक, वी विल सी ओनली एक्सटर्नल वन।
तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो लेट अस कंसिडर यहाँ पे अगर मैं एक रोलर सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ विच इज लाइक दिस, और यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट ड्रॉ करूंगा। अभी देखो एक रोलर है और एक हिंज है। नाउ वी कैन से कि ये स्टेबल रह सकता है, ठीक है, बीच में कुछ भी मेंबर रह सकते हैं, डोंट वरी। अगर मैं ये सपोर्ट कंडीशन निकालूंगा तो देखो ये डिटरमिनेट, नॉर्मल डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है, बिकॉज वन एंड इज हिंज एंड वन एंड इज रोलर। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन अगर मैं देखूंगा तो देखो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन ड्रॉ करता हूं तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जा रहा है, एक रिएक्शन जा रहा है वर्टिकल। सेकेंड सपोर्ट की तरफ अगर मैं ध्यान देता हूं तो देखो ये अपना रोलर सपोर्ट जो रहेगा, तो रोलर सपोर्ट के लिए तुम लोग का फोर्स कैसे लगता है, ये हॉरिजॉन्टल में लगेगा, बिकॉज ये रोलर इस साइड से, अगर वर्टिकल रहता था ऐसा, अगर रोलर रहता था तो वर्टिकल लगता था, अभी ये हॉरिजॉन्टल लगेगा। तो अभी अगर मैं तीनों को ऑब्जर्व करता हूं तो देखो तीनों का सेंटर एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन तीनों फोर्सेस का अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स भी हॉरिजॉन्टल इसी लाइन से पास हो रहा है, ये भी इसी लाइन से पास हो रहा है, और ये इस पॉइंट से पास हो रहा है। मतलब तीनों के तीनों फोर्स एक सिंगल पॉइंट से पास हो सकते हैं, ये तीनों के तीनों। तो ये कंडीशन आ गया कॉन्करेंट फोर्सेस का। तो नाउ वी कैन ऑब्जर्व यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं, दैट इज 1 2 और ये थर्ड वन, 3 नंबर ऑफ रिएक्शंस है। अपने पास 3 इक्वेशंस भी है, लेकिन फिर भी ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे तीनों के तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस है। ये दो मेन पॉइंट है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में तुम लोगों को जानबूझ के पैरेलल अदरवाइज कॉन्करेंट फोर्सेस दिए जाते हैं, और उससे पूछा जाता है कि फाइंड आउट करो या फिर एनालाइज करो। तो अगर तुम लोगों का अनस्टेबल स्ट्रक्चर है तो उसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे टू में मोस्ट ऑफ दी तुम लोगों के जो क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स के ही रहते हैं, सिंगल क्वेश्चन आस्क फॉर दी 20 मार्क्स। तो तुम लोगों का फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि तुम लोगों को डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है, अदरवाइज स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो तुम लोगों को पहचानना होगा। समटाइम्स एक स्टेप के लिए भी तुम लोगों को 20 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन तुम लोग का अगर स्टडी नहीं हुआ तो तुम लोग पहचानोगे ही नहीं कि ये अनस्टेबल है या स्टेबल स्ट्रक्चर है। अनस्टेबल स्ट्रक्चर हम लोग एनालाइज कर ही नहीं सकते, बिकॉज उसके मोर देन वन आंसर आ सकता है। तो इसलिए वहां पे सिर्फ एक सेंटेंस लिखना होता है कि गिवन डायग्राम और गिवन स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी एनालाइज्ड। इतना भी लिख दिया तो भी तुम लोगों को मार्क्स मिल जाता है। लेकिन यू शुड नो व्हाट डू मीन बाय अनस्टेबल स्ट्रक्चर। तुम लोग जनरली अगर उसको लोड अप्लाई करके भी देख सकते हो। देखो दीज आर वॉट एवर हम लोगों ने जो अभी तक देखा, इट इज नथिंग बट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, और वी कैन से इंटरनली डिटर्मिनेट और एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस इनडिटर्मिनेसी? वॉट एवर जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो बन रहे, इट इज ड्यू टू द इनडिटर्मिनेसी ओनली। तो हम लोग यहाँ पे इनडिटर्मिनेसी स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे इनडिटर्मिनेसी कैसे हम लोग स्टडी करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दिस चार्ट ओनली। इस चार्ट के हिसाब से हम लोग इनडिटर्मिनेसी बनाएंगे। टोटल इनडिटर्मिनेसी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। जैसे हम लोग यहाँ पे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोल रहे हैं तो उसके लिए आएगा स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोल रहे हैं तो उसके लिए काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। सिमिलरली स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट में, दैट इज वन इज एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी और वन इज इंटरनल इनडिटर्मिनेसी। तो उसके हिसाब से अपने को कैलकुलेशन करना है। वॉट एवर दैट इनडिटर्मिनेसी जो रहेगा वही तुम लोग का अननोन रहेगा जो अपने को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी विच इज रिलेटेड टू फोर्सेस ओनली। ओके, ध्यान में रख सकते हो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इट इज रिलेटेड टू फोर्सेस ओनली। तो सिमिलरली स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इज नथिंग बट अननोन फोर्सेस ओनली। ओके, वही अननोन फोर्सेस अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को हम लोग डिनोट करते हैं आईएस से, कैपिटल आईएस। डिपेंडिंग ऑन द बुक, हर एक बुक में सेम नहीं रहेगा, तुम लोगों को जो पैटर्न फॉलो करना है वो कांस्टेंट रखो। समटाइम्स उसको हम लोग डीएस भी बोलते हैं, ठीक है, मेरे सिस्टम में मैं उसको आईएस बोलता हूँ, ठीक है, बिकॉज इनडिटर्मिनेसी बोल रहे थे इसके लिए आई स्टैंड कर रहा है उसको एस फॉर द स्टैटिक। तो आईएस इज नथिंग बट स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। अभी उसका डेफिनेशन देखो, व्हाटएवर ये डेफिनेशन ही लिखना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है, एटलीस्ट तुम लोग को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि वो क्या है। दैट एनी स्ट्रक्चर इन विच
the unknown forces, it may be external internal, are more than the number of equations of static equilibrium is known as statically indeterminate structure. ओके ये अभी हम लोगों ने देखा था ये डेफिनेशन. एंड द नंबर बाय विच दीज अननोन फोर्सेस एक्सीड्स ओवर एंड अबव द अवेलेबल इक्वेशंस इज नोन एज स्टैटिक इनडिटरमिनेसी. इन सिंपल लैंग्वेज इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा जो अननोन रहेंगे जो हम लोग इक्वेशन के बिना सॉल्व नहीं कर सकते, वॉट एवर जो अवेलेबल इक्वेशंस है उससे आधे अननोन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए, तो एक्स्ट्रा अननोन जितने बचेगा दैट इज नथिंग बट स्टैटिक इनडिटरमिनेसी. ओके तो उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो में, दैट इज एक्सटर्नल और इंटरनल. तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन इज एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, ओके, एंड अनदर इज इंटरनल इंडिटरमिनेसी. एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी इट इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल इंडिटरमिनेसी इट इज रिलेटेड टू द इंटरनल फोर्सेस. तो एक्सटर्नल को मैं यहाँ पे कैपिटल ई से डिनोट कर रहा हूँ, इंटरनल को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करेंगे. तो यहां से हम लोग ये फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, दैट इज आई एस स्टैटिक इंडिटरमिनेसी विल बी समेशन ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी एंड इंटरनल इंडिटरमिनेसी. देखो दोनों वैल्यूज अलग अलग निकाल के ही समेशन करो, ठीक है. ये मेरा एडवाइस है बिकॉज देखो सम बुक में तुम लोगों को डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला आएगा जिससे तुम लोगों को डायरेक्टली आई एस निकालना है, उसके मार्क्स कुछ नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा. भले मैं मार्क्स दे दूंगा लेकिन मॉडरेटर आके उसको 0 करेगा. ओके इट इज माय एक्सपीरियंस बिकॉज क्वेश्चन में तुम लोगों को क्लियरली इंडिकेट करके आता है फाइंड आउट द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बाय इंडिकेटिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंडिटरमिनेसी. तो इसलिए तुम लोगों को पहले एक्सटर्नल और इंटरनल निकालना है, उसके बाद ही तुम लोगों को ये आई एस निकालना है. तो पहले हम लोग कैपिटल ई निकालते हैं, बाद में कैपिटल आई निकालते हैं, देन वी विल गेट द कैपिटल आई एस. ओके मैसेजेस में अनवांटेड चैट मत करो, ठीक है. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ही डालो, अदरवाइज मत डालो कुछ. देखो अभी हम लोग 1 by 1 स्टार्ट करेंगे. वॉट एवर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी उसको हम लोग ने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, दैट इज एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी. क्या हुआ, वन इज एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी एंड अनदर इज इंटरनल इंडिपेंडेंसी. तो एक्सटर्नल को हम लोग डिफाइन करेंगे, देखो कैपिटल ई. कैपिटल ई इसमें हम लोग सिर्फ सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे. ध्यान में रखना हम लोग यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट रिएक्शंस है, वही अपना अननोन रहेगा. यहाँ पे जब मैं कैपिटल ई की बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने 2 डिवाइस कनेक्ट करके रखे हुए हैं. अगर मैं एक से बोल रहा हूँ तो दूसरे से चेक भी कर रहा हूँ कि मेरे को आवाज आ रहा है कि नहीं. इसलिए अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन. ओके जब मैं एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी बात करूंगा तो देखो इट इज रिलेटेड टू ओनली सपोर्ट रिएक्शंस. ओके और प्लीज इस लेक्चर में ध्यान दो बिकॉज ये तुम लोगों को कहीं पे नहीं मिलेगा. हर एक बुक का कंसेप्ट अलग है, हर एक बुक का सिखाने का तरीका भी अलग अलग है. तो इसलिए अगर एक ही पैटर्न से जाओगे तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज अगर तुम लोग बहुत सारे रेफरेंसेस यूज करते हो ओनली फॉर द फर्स्ट लेक्चर में बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली तुम लोग कंफ्यूज होंगे. 60 to 70% बच्चे ये इनडिटरमिनेसी नहीं निकाल पाते हैं. भले ही SA2 सबसे सिंपल सब्जेक्ट है लेकिन मैक्स टू मैक्स केटी यहाँ पे ही लगती है बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट्स ओनली, बिकॉज तुम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो. तो जब मैं एक्सटर्नल बात कर रहा हूँ तो इट इज टोटली रिलेटेड टू सपोर्ट रिएक्शन. वो ध्यान में रखना, वॉट एवर सपोर्ट रिएक्शन जो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वॉट एवर उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी. तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, देखो डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोला है, इट इज ए नंबर बाय विच एक्सटर्नल रिएक्शन कंपोनेंट्स विच इज नथिंग बट सपोर्ट रिएक्शन एक्सीड्स ओवर एंड अबव द इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस अपने पास 3 ही है. तो स्ट्रक्चर में अगर 3 से ज्यादा सपोर्ट रिएक्शंस आ रहे हैं तो व्हाटएवर जो ज्यादा रिएक्शंस है उसको हम लोग एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कहलाएंगे. तो उसको हम लोग नंबर से इंडिकेट करते हैं. तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल फॉर्मुलेशन किया हुआ है, दैट इज कैपिटल E इज इक्वल्स टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r. मीन्स व्हाटएवर नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशंस में यहाँ पे कर रहा हूँ. इट्स अ सिंपल वन.
देखो यहाँ पे कैपिटल आर इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स बोल रहा हूं मैं। जितने नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स रहेंगे उससे हम लोग माइनस करेंगे नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशंस। स्मॉल आर इट इज नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, जब मैं एक्सटर्नल इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन ही आएंगे विच इज 3। अभी देखो आर कैसे वैरी होगा, कैपिटल आर इज नथिंग बट क्या बोला है मैंने, दैट इज नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सपोर्ट। तो अगर मैं रूलर सपोर्ट की बात कर रहा हूं तो रूलर सपोर्ट के लिए कैपिटल आर क्या रहेगा, दैट इज नथिंग बट 1 बिकॉज वहां पे एक ही रिएक्शन कंपाउंड रहता है। सिमिलरली फॉर द हिंज सपोर्ट इट इज 2, फॉर द फिक्स सपोर्ट इट इज 3। ये टोटल नंबर ऑफ अननोन्स है। ठीक है, ये एक्सटर्नल इंडिपेंडेंसी नहीं बोल रहा हूं मैं, कैपिटल आर की बात कर रहे हैं हम लोग। सिमिलरली जब मैं स्मॉल आर बोलूंगा तो स्मॉल आर इज नथिंग बट 3 ओनली फॉर दिस सिंपल स्ट्रक्चर जिसमें कुछ भी इंटरनल हिंज नहीं रहेगा। उसके लिए 3 इक्वेशन है अपने पास ऑलरेडी, दैट इज समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू 0। दीज आर द 3 बेसिक इक्वेशंस अपने पास रहेंगे। और फॉर द कंपाउंड स्ट्रक्चर मतलब जिसमें इंटरनल हिंज आएगा, तो फॉर द इंटरनल हिंज यहाँ पे तुम लोग का आर जो रहेगा इट में बी इंक्रीज और इट में बी ग्रेटर देन 3, दैट इज अगर इंटरनल हिंज है तो एक्स्ट्रा इक्वेशन ऐड हो जाएगी ड्यू टू द इंटरनल हिंज। ओके, इंटरनल हिंज से 1 ही इक्वेशन रहेगी ऐसा नहीं है। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस फॉर्म हो सकता है। तो सिर्फ यहां तक इतना ही ध्यान में रखना कि अगर इंटरनल हिंज आ रहा है तो एक्स्ट्रा इक्वेशन आ सकता है। लेट अस टेक द एग्जांपल। अभी देखो एग्जांपल के लिए हम लोग थोड़ा सा ही पार्ट ले रहे हैं बिकॉज अभी तक मैं यहाँ पे इतना किया नहीं हम लोगों ने। बाद में मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीक से तुम लोग देखो प्रॉपर एग्जांपल्स यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताऊंगा बिकॉज अपना एक एग्जांपल जो रहेगा इट में टेक दी 4 to 5 पेजेस। ठीक है, बिकॉज ओनली 1 एग्जांपल इज फॉर ओनली 20 मार्क्स, तो ऑब्वियसली 20 मार्क्स के लिए अपने को उतना सॉल्व भी करना है। तो देखो अभी सिर्फ एक्सटर्नल इंटीमेसी के लिए अगर हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम देखो यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, दैट इज बीम विच इज सपोर्टेड एट वन एंड विद द फिक्स सपोर्ट। दिख रहा है यहाँ पे तुम लोगों का फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, एंड द सेकेंड वन यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये रोलर सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है। तो अगर मैं चेक करूंगा तो कैपिटल आर इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स। तो रिएक्शन कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, फिक्स है तो फिक्स के लिए यहाँ पे 3 रिएक्शन और प्लस यहाँ पे रोलर है तो उसका 1 रिएक्शन, तो टोटल यहाँ पे रिएक्शन कंपोनेंट विल बी 4। और सिमिलरली इफ यू टेक दी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ इंटरनल ही नहीं है तो नॉर्मल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस रहेंगे विच इज 3। तो सिंपली हम लोग कैपिटल ई निकाल सकते हैं, दैट इज कैपिटल ई इज नथिंग बट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर विच इज नथिंग बट 4 minus 3 दैट इज 1। तो व्हाटएवर हम लोग को ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ये 1 जो वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे वही अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल कंसीडर करता हूँ विच इज नथिंग बट फिक्स बीम। ठीक है, जो बीम दोनों साइड से उसको सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, उसको हम लोग नॉर्मली फिक्स बीम बोलते हैं। तो ये फिक्स बीम में चेक करोगे तो दोनों सपोर्ट तुम लोग के फिक्स्ड है, तो हर एक सपोर्ट के ऊपर कितना 3 अननोन्स रहेगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स एंड 1 इज मोमेंट। तो इसलिए टोटल तुम लोग के जो अननोन्स रहेंगे दैट इज नथिंग बट कैपिटल आर इज 6 एंड स्मॉल आर अगर तुम लोग चेक करोगे तो इट इज नथिंग बट 3 बिकॉज यहाँ पे कोई इंटरनल फोर्स नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको 3 से ही देखेंगे। तो इसलिए तुम लोगों का कैपिटल ई इज नथिंग बट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो यहाँ पे तुम लोगों को एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी का वैल्यू मिल जाएगा विच इज नथिंग बट 6 minus 3 दैट इज 3। देखो अभी एग्जांपल्स है उतने हम लोग चेक करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर एग्जांपल्स लेंगे। व्हाटएवर अभी तक हम लोग सिर्फ सॉल्व जो एग्जांपल है वही हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे एक बीम है, 1 उसका एंड है वो हिंज सपोर्टेड है, सेकेंड सपोर्ट है इट इज रोलर सपोर्ट, बीच में यहाँ पे इंटरनल हिंज आ गया। ओके, देन रिटर्न वहां पे एक रोलर सपोर्ट है और एक फिक्स सपोर्ट है लास्ट में। तो अगर यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो पर सपोर्ट जितने रिएक्शन है वो सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
वन बाय वन हम लोग चेक करेंगे। तो पहला अगर सपोर्ट में कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे हिंज है, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 2 रिएक्शंस। सेकेंड अगर चेक करूंगा तो ये रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 1 रिएक्शन। थर्ड अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये भी रोलर है, तो यहाँ पे 1 रहेगा। फोर्थ अगर सपोर्ट चेक करेंगे तो इट इज फिक्स सपोर्ट, तो यहाँ पे अपने नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट विल बी 3। तो अगर मैं ये सबका एडिशन करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितने आएंगे, 2 + 1 + 1 + 3 दैट इज 7, जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, दैट इज कैपिटल R इज इक्वल्स टू 7। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ अननोन्स। सिमिलरली हम लोग अवेलेबल इक्वेशंस कितने हैं वो चेक करेंगे। तो देखो अपने पास ऑलरेडी नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशंस 3 तो रहते ही है कॉमन, दैट इज समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो प्लस यहाँ पे 1 क्यों आ गया, बिकॉज ये यहाँ पे एक इंटरनल हिंज यहाँ पे दिखाया गया है। तो इंटरनल हिंज की वजह से ऑब्वियसली हम लोगों ने यूज किया हुआ है स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 में एक एक्स्ट्रा इक्वेशन ड्यू टू द इंटरनल हिंज, दैट इज मोमेंट एट दैट पॉइंट विल बी 0। वही इक्वेशन हम लोग एक्स्ट्रा इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे। तो टोटल तुम लोग के नंबर ऑफ रिएक्शंस जो यहाँ पे आएंगे, नंबर ऑफ इक्वेशंस, these are nothing but 4 आएंगे। ठीक है, दैट इज 3 + 1 4। ठीक है, पहले वाले में एग्जांपल दिखाता हूं मैं, 2 मिनट रुको, पहले ये कंप्लीट होने दो। अभी देखो पहले में चेक करो रिटर्न। देखो ये कितना इतना कुछ मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतना स्लोली सिखा रहा हूँ। अदरवाइज इट इज सिंपल कि तुम लोग को नंबर ऑफ अननोन्स देखने हैं, उसमें से नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशंस माइनस करने हैं बस। तो पहला अगर मैं देखता हूं तो देखो यहाँ पे पहले एग्जांपल में क्या दिया था मैंने, इट्स अ सिंपल बीम विच इज 1 एंड के ऊपर फिक्स है और सेकेंड एंड के ऊपर रोलर सपोर्ट है। तो एक अगर फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने आएंगे, 1 आएगा हॉरिजॉन्टल, 1 आएगा वर्टिकल और 1 आएगा मोमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो गए, 3। सिमिलरली जब मैं रोलर सपोर्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएगा अननोन, तो ये 1 हो गया। तो टोटल तुम लोग के जो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस है वो कितने हो जाएंगे, 3 + 1 दैट इज 4। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे 4 दिखाया है। सिमिलरली नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन देखो ये 3 जो रहेगा वो कॉमन रहेगा, हर बार रहेगा ही वो 3, दैट इज 3 तो कॉमन ही है ना अपने, समेशन ऑफ मोमेंट is equals to 0, summation of vertical forces is equals to 0 and summation of horizontal forces is equals to 0। ये जो 3 इक्वेशन है वो कॉमनली रहते ही है मोस्टली। अपने पास इंटरनल हिंज नहीं है तो इसलिए ये इंटरनल हिंज का लेने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए टोटल ये 4 - 3 1 हो जाएगा। सेकेंड वाला तुम लोगों का सिंपल फिक्स बीम है जिसके दोनों एंड तुम लोग के फिक्स रहेंगे, तो इसलिए एक फिक्स मेंबर, एक फिक्स तुम लोग का सपोर्ट रहेगा, उसके लिए 3 अननोन रहता है, दैट इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट। तो इसलिए 2 के लिए हो जाएंगे 6 अननोन और अवेलेबल इक्वेशन 3, तो इसलिए 6 - 3 दैट इज 3। अभी देखो हम लोग ये एग्जांपल देख रहे थे, यहाँ पे 7 अननोन थे और आर हो गया तुम लोगों का, स्मॉल आर विल बी 3 + 1 दैट इज 4। लेकिन यहाँ पे ध्यान में दो, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है वो दिखेगा नहीं तुम लोगों को बिकॉज वो बहुत स्मॉल वर्ड्स में, जाने दो। लेकिन ध्यान में रखो ये 1 क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे जो इंटरनल हिंज है उसको कनेक्टेड जो मेंबर है इट इज 2 ओनली। तो वॉट एवर जो नंबर ऑफ इक्वेशन जो मिलेंगे, ये जो 1 है दैट इज नंबर ऑफ इक्वेशन ड्यू टू द इंटरनल हिंज, दैट इज नथिंग बट स्मॉल m - 1 रहेगा ऑलवेज। That is number of equations due to the internal hinge is nothing but number of members meeting at that internal hinge -1। अगर 2 मेंबर मीट हो रहे हैं तो वहां पे एक रिएक्शन आएगा, अगर 3 मेंबर अगर मीट हो रहे हैं तो वहां पे 2 रिएक्शन आएगा। तो इसलिए जितने नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस अपने को मिलेंगे ड्यू टू दी इंटरनल हिंज। तो ये प्रॉब्लम में अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक इंटरनल हिंज पे 2 मेंबर मीट हो रहे हैं, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। देखो इंटरनल हिंज का देख रहे हैं हम लोग, कैपिटल R तो 7 पता है, दैट इज नॉर्मल। कितने नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स है वही हम लोगों ने देखा सिर्फ। स्मॉल r इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ऑलरेडी 3 तो सबको पता ही है कि 3 अपने पास कॉमन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। एक्स्ट्रा जो इक्वेशन आएगा इट इज ड्यू टू द इंटरनल हिंज। तो यहाँ पे इंटरनल हिंज देखो 1 नॉर्मल लोग ऐसे 1 में भी 1 ही लिखते थे,
ठीक है, इंटरनल हिंज एक आ गया तो उसका एक इक्वेशन, अभी यहाँ पे भी एक ही आएगा, डोंट वरी, तो टोटल मिला के 4 हो गया। लेकिन एक क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे जो इंटरनल हिंज है वहां पे 2 मेंबर मीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में चेक करूंगा 2 माइनस उसमें से 1 माइनस कर देने का, तो टोटल जो वैल्यू बचेगा दैट इज नथिंग बट एक्चुअल नंबर ऑफ इक्वेशंस। यानी कि अगर किसी इंटरनल हिंज के ऊपर 3 मेंबर ज्वाइंट हो रहा है तो उसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस मिलेंगे तुम लोगों को, इट इज नथिंग बट 2। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट दैट इंटरनल हिंज अपने को नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल ई निकालने के लिए हम लोग उसको r माइनस स्मॉल r करेंगे तो अपने को मिल जाएंगे 3 नंबर ऑफ इनडिटरमिनेसी मिल जाएगा, कैपिटल ई। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे फ्रेम का, ठीक है, बीम का ही नहीं देखना है अपने को, फ्रेम भी देखना है। तो फ्रेम में अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूं तो एक तुम लोगों का रोलर सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये तुम लोगों का रोलर सपोर्ट है। फ्रेम के नीचे एक चेक करोगे तो ये तुम लोगों का फिक्स सपोर्ट है। थर्ड वन सपोर्ट चेक करोगे तो इट इज हिंज सपोर्ट। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। देन अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल अगर चेक करता हूं तो देखो कैपिटल R इज इक्वल्स टू, कैपिटल R अगर मैं चेक करूंगा तो देखो यहाँ पे कितना है, रोलर है, तो उसकी वजह से 1 रिएक्शन आएगा, तो इसलिए पहला 1 यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। सेकंड तुम लोग का फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट की वजह से सेकंड जो रिएक्शंस आएंगे फिक्स सपोर्ट के ऊपर 3 रिएक्शंस आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 3 कंसिडर करेंगे। थर्ड वन है इट इज हिंज सपोर्ट, तो हिंज के लिए रिटर्न 1 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल, तो इसलिए यहाँ पे 2 रिएक्शन आएंगे। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। माइक ऑन मत करो अश्विन। टोटल नंबर ऑफ आर दैट इज कैपिटल आर बन जाएगा अपने 6। सबका एडिशन करने का, जितने सपोर्ट्स रहेंगे वो सबका हम लोग एडिशन करके देखे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। स्मॉल आर अगर कंसिडर करेंगे, ऑलरेडी अपने पास 3 तो रिएक्शंस है ही और कोई इंटरनल हिंज यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसलिए ये 3 ही रहेगा। तो सिंपल अगर कैपिटल ई निकालना है दैट इज एक्सटर्नल इंटीमेसी, दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दैट इज 6 माइनस 3, वो बन जाएगा यहाँ पे 3। अब देखो नेक्स्ट वन यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करता हूं, अगर किसी को मैं रिमूव कर रहा हूं तो वापस ऐड होने की जरूरत नहीं है, मैं वापस उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल। अभी देखो ये ट्रस का है, हम लोग हर एक टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखना है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का ट्रस है, हम लोग एक्सटर्नल देख रहे हैं तो सिर्फ एक्सटर्नल की ये एक स्पेशल केस है ओनली। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, देखो ये नॉर्मल ट्रस दिया हुआ है, एक जो पहला सपोर्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक एक लिंक उन्होंने वहां पे कनेक्ट किया है, एंड देन यहाँ पे एक हिंज का सपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, पहले का वो सपोर्ट नहीं है, उसके बाद उन्होंने हिंज सपोर्ट दिया हुआ है, दैट इज यहाँ पे देखो यहाँ पे एक सर्कल करके फिर उसको ऐसे कनेक्ट किया है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज हिंज सपोर्ट। ओके, ध्यान में रखना वो फिक्स नहीं है। फिक्स हम लोग डायरेक्टली लाइन ड्रॉ करके डायरेक्टली हम लोग निकालते हैं, वो फिक्स हो गया, ये हिंज है यहाँ पे। देन सेकंड सपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो हिंज सपोर्ट, एंड थर्ड लास्ट वन सपोर्ट दिया है वो भी हिंज सपोर्ट दिया हुआ है। तीनों के तीनों हिंज सपोर्ट है। इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वो बाद में देखेंगे। फर्स्ट नॉर्मल जो मेथड है उसी से हम लोग ट्राई करेंगे। इंटरनल हिंज जो रहेगा वो कब कंसिडर करना है वो ध्यान में रखो। देखो जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं 3 यहाँ पे हिंज है, देखो जब मैं इंटरनल हिंज अभी तुम लोग बोलोगे तो इंटरनल हिंज ये ट्रस में हर एक इंटरनल हिंज ही है, तो उसका हर एक का इक्वेशन अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज ट्रस इज नथिंग बट जिसका हर एक जॉइंट हिंज ही रहता है। ठीक है, तो उसका कोई भी पॉइंट में यहाँ पे इंटरनल हिंज करके कंसिडर नहीं करूंगा। इंटरनल हिंज अपने को कब कंसिडर करना है, जब मैं उस हिंज को अगर रिमूव करता हूं तो वो स्ट्रक्चर के मोर देन 1 पार्ट्स बनाए।
यानी कि 2 और मोर देन 2। तो यहाँ पे चेक करोगे तो देखो यहाँ पे अगर मैं कॉर्नर वाला अगर ये हिंज निकाल देता हूँ, ये हिंज पॉइंट, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है स्ट्रक्चर को। ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टेड है बैक साइड से, तो इसलिए इसको मैं इंटरनल हिंज में कंसिडर नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं ये फर्स्ट वाले को अगर मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ, फर्स्ट अगर मैं कंसिडर करता हूँ, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर अगर मैं यहाँ से इसको इंटरनल हिंज को रिमूव करता हूँ तो ये एक स्ट्रक्चर का पार्ट बनेगा और ये सेकेंड वाला पार्ट बनेगा जो यहाँ पे रिमेनिंग है वो। यानी कि क्या हो रहा है, अगर मैं इंटरनल हिंज रिमूव कर रहा हूँ तो कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हो रहे हैं, 2। तो इसलिए यहाँ पे ये इंटरनल हिंज को मैं यहाँ पे इक्वेशन में कंसिडर करूंगा, अदर इंटरनल हिंज को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे सिंपल इसमें दिया हुआ है कैपिटल R इज नथिंग बट 2 + 2 + 2, 6 दिया हुआ है। क्यों 6 दिया है, बिकॉज अपने पास 3 सपोर्ट है। ठीक है, 3 सपोर्ट है, हिंज है तीनों के तीनों, तो इसलिए हर एक हिंज के ऊपर 2 रिएक्शंस, तो इसलिए 3 हिंज के ऊपर कितने हो जाएंगे, 6 रिएक्शंस हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे 6 हो गया। देन स्मॉल r की बात करेंगे तो ऑलरेडी अपने पास नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 तो रहेंगे। डोंट वरी, वो आएगा, मैं रिपीट करूंगा, लेकिन पहले जितना समझ रहा है वो पहले देखो। स्मॉल r की बात करेंगे तो ऑलरेडी अपने पास 3 इक्वेशंस है, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो वो 3 रहेंगे। प्लस यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंटरनल हिंज का भी एक इक्वेशन लिया हुआ है। वो क्यों कंसिडर किया, बिकॉज मैंने ये वाला इंटरनल हिंज कंसिडर किया हुआ है, बिकॉज उसके रिमूव होने से स्ट्रक्चर के 2 पार्ट हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने जो इंटरनल हिंज यूज किया है वो कभी भी अगर मैं रिमूव करता हूं तो स्ट्रक्चर के 2 पार्ट होते हैं। अभी देखो प्रीवियस एग्जांपल में भी अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा, देखो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करते हैं तो अगर मैं इसको निकाल देता हूं इंटरनल हिंज को, तो ये राइट और लेफ्ट 2 पार्ट हो रहा है। तो m इज नथिंग बट वही जो मेंबर बोल रहा है वही तुम लोग का नंबर ऑफ पार्ट है वो, तो इसलिए एक्चुअल वो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो रहे हैं, 2, तो इसलिए 2 - 1। ट्रस्ट में भी हम लोग अगर चेक करेंगे, देखो यहाँ पे तुम लोग बोल रहे हो कि यहाँ पे 3 मेंबर है इस साइड से, लेकिन वो 3 मेंबर बाकी साइड से कनेक्टेड है। मैं इसको अगर रिमूव करता हूं तो बाकी साइड से ये कनेक्टेड है, तो इसलिए ये पूरे पार्ट को मैं एक पार्ट ही कंसिडर करूंगा। वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ओके, अश्विन राठौड़, कल से लेक्चर में बैठने का ही नहीं, कौन रहेगा वो, इसलिए कल से गलती से भी ऐड नहीं होने का किसी भी लेक्चर में। वी विल सी इन द टर्म वर्क एंड वाइवा आफ्टरवर्ड, डोंट वरी। देखो पहले एग्जांपल में हम लोगों ने क्या किया था, ये 2 - 1 लिया था, बिकॉज कितने नंबर ऑफ यहाँ पे मेंबर्स मीट हो रहे हैं, एक लेफ्ट साइड से एक मेंबर आ रहा है, एक राइट साइड से एक मेंबर आ रहा है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स इज 2, तो इसलिए उसमें से एक माइनस किया तो अपने को उतना इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कांस्टेंट रहेगा, दैट इज m - 1। m इट मे बी नंबर ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ पार्ट्स, तो इसलिए उसके हिसाब से अभी जब मैं ट्रस्ट में जाऊंगा तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं गिनूंगा, बिकॉज नंबर ऑफ जो मेंबर्स है वो बैक साइड से कनेक्टेड है। भले ही मैं अगर एक हिंज यहाँ पे इंटरनल हिंज निकाल रहा हूँ, बाकी के यहाँ पे मेंबर से वो कनेक्टेड है, तो इसलिए वो सेपरेट एक ही पार्ट बनेगा टोटल, और ये एक राइट साइड का एक सेपरेट पार्ट बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने बने, 2, तो इसलिए यहाँ पे m का जो वैल्यू आएगा स्मॉल m का, तो दैट m विल बी इक्वल्स टू 2, तो इसलिए नंबर ऑफ जो इक्वेशंस आएंगे दैट विल बी 2 - 1, तो वो यहाँ पे बनेगा 1 ओनली। देयर में भी चांसेस कि वो फ्रेम में भी आ सकता है और ट्रस में भी आ सकता है। ठीक है, ये लिंक उसके लिए कनेक्टेड किया हुआ है कि तुम लोगों को वो ये डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे समझ में आ जाए, तो इसलिए यहाँ पे मैं स्मॉल r की बात कर रहा हूँ, दैट इज 3 + 1, तो दैट कैपिटल E विल बी इक्वल्स टू 6 माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन, दैट इज 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये अल्टरनेट मेथड है, उसके लिए एक और वो हम लोग बाद में देखेंगे, बिकॉज
अभी हम लोग का टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग सब रिपीट करेंगे। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे एक क्विज डाल रहा हूं। एक क्विज में यहाँ पे शेयर करूंगा। ठीक है, चैट में तुम लोग को एक क्विज में सेंड कर रहा हूं, सिर्फ उसको रिप्लाई दो। ठीक है, सबसे लास्ट में तुम लोगों को देखो एक गूगल फॉर्म में तुम लोगों का एक क्विज डाला हुआ है।